अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन। आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है और उस बॉडी को अगर रोकने की कोशिश की जाए तो ये मूव करती हुई बॉडी उस बॉडी पे फोर्स लगाती है जो इसे रोकने की कोशिश करती है। यानी मूव करती हुई बॉडीज़ के पास एक क्वालिटी होती है कि ये हर उस बॉडी पे फोर्स लगाएंगी जो इनकी मोशन को अपोज करेगा। ये जो क्वालिटी है ना किसी मूव करती हुई बॉडी के पास कि वो अपने रास्ते में अपनी मोशन के अगेंस्ट किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, इस क्वालिटी को न्यूटन ने कहा था मोमेंटम। और फिर न्यूटन ने मोमेंटम को एक और नाम भी दिया। उसने कहा कि मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी मोमेंटम हमें यह बताता है कि किसी मूव करती हुई बॉडी के पास मोशन की कितनी मकदार है, मोशन की कितनी क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। फर्ज करें कि दो कार हैं, दोनों का मास एक जितना है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करती हुई आ रही हैं। तो अगर इन दोनों को रोकने की कोशिश की जाए तो ये दोनों अपनी मोशन के अगेंस्ट आने वाली बॉडी पे एक जितनी फोर्स लगाएंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन दोनों का मास भी सेम है और इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें वही दोनों गाड़ियां जिनका मास एग्जैक्ट सेम है लेकिन दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट है। एक कम रफ्तार के साथ मूव करती हुई आ रही है और दूसरी ज्यादा रफ्तार के साथ मूव करती आ रही है। तो बताएं वो कौन सी गाड़ी है जिसे रोकना मुश्किल है, या फिर वो कौन सी गाड़ी है जो अपनी मोशन के अगेंस्ट आने वाली बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी? ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, वो गाड़ी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसे रोकना मुश्किल होगा, या आप ये कह सकते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मास मैटर नहीं करता बल्कि वेलोसिटी भी मैटर करती है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि एक कार और एक ट्रक दोनों मूव करते हुए आ रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है। अब बताएं वो कौन सी बॉडी होगी, कार या ट्रक, जिसे रोकना आसान है या जिसे रोकना मुश्किल है? स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास ज्यादा है उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, या आप ये कह सकते हैं कि उस बॉडी को रोकना मुश्किल है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो बॉडी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी अपने रास्ते में आने वाली बॉडी पे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वेलोसिटी मैटर नहीं करती, मास भी मैटर करता है। तो फिर अगर इन सारी एग्जांपल्स को कंबाइन करें तो हमें समझ आएगी कि मोशन में सिर्फ वेलोसिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ मास मैटर नहीं करता, बल्कि दोनों मैटर करते हैं। और ये दोनों जब मिल जाएं, मास और वेलोसिटी, तो ये एक नई क्वांटिटी बनाते हैं और वो क्वांटिटी कहलाती है मोमेंटम। स्टूडेंट्स, इसी मोमेंटम को कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसका मतलब यह है कि मोशन में या मोशन की मकदार में सिर्फ और सिर्फ मास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मास और वेलोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्टूडेंट्स, हम मोमेंटम को डिफाइन ही इस तरह से करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन पहले हम मोमेंटम की फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल मीनिंग मोमेंटम का यह है कि मोमेंटम हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स, यहां पे जितनी भी एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं वहां से हमें यह पता चलता है कि मोमेंटम का ताल्लुक सिर्फ मास के साथ नहीं है, मोमेंटम का ताल्लुक सिर्फ वेलोसिटी के साथ नहीं है, बल्कि मोमेंटम का ताल्लुक मास और वेलोसिटी दोनों के साथ है। तो फिर अगर हमें डिफाइन करना पड़ जाए मोमेंटम को तो हम इस तरह से करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और स्टूडेंट्स, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मोमेंटम का फार्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल टू mv। अब यहां पे स्टूडेंट्स, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता होना चाहिए
कि जब एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर इसकी फिजिकल नेचर क्या लिखेंगे मोमेंटम की? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। याद रखें कि मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हमने बताना है कि इसका SI यूनिट क्या है। SI यूनिट क्या बनेगा? मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या यूनिट बनेगा मोमेंटम का? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका बेस यूनिट है। बेस यूनिट क्यों है? किलोग्राम एक बेस यूनिट है, मीटर एक बेस यूनिट है, और सेकंड भी एक बेस यूनिट है। तो बेस यूनिट से मिलकर ये यूनिट बना है, तो ये खुद भी एक बेस यूनिट है। अब याद रखें कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल होता है स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड के। ये अभी हम प्रूव भी करेंगे। बहरहाल ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? देखें, आपको 4 डायमेंशंस याद होनी चाहिए। मैस की डायमेंशन कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन कैपिटल A। तो देखें स्टूडेंट्स, किलोग्राम यानी मैस, मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M। मीटर यानी लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L। सेकंड यानी टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स कैपिटल T। और जो पावर्स हैं वो एज इट इज लिख देनी है। सेकंड की पावर है -1, तो T की पावर आ जाएगी -1। डायमेंशंस लिखने का तरीका ये होता है कि इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में पैक कर देते हैं। तो ये डायमेंशंस हैं स्टूडेंट्स मोमेंटम की, MLT की पावर -1। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है कि न्यूटन सेकंड इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। शो दैट न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखें स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन में से हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन किसके इक्वल होता है हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। देखें स्टूडेंट्स, F यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इक्वल आ जाएगा मैस यानी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में जहां पे न्यूटन लिखा हुआ है वहां पे हम पुट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की किसके इक्वल आ जाएगी? न्यूटन की जगह पे लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये जो सेकंड है ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल का साइन, एज इट इज किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 और इसकी पावर +1। तो क्या इक्वेशन बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। अब देखें यही तो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हम कहां तक पहुंच गए? राइट हैंड साइड तक। हमने प्रूव कर दिया है कि न्यूटन सेकंड किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। स्टूडेंट्स अब हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है मोमेंटम और न्यूटन्स सेकंड लॉ के दरमियान में। न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma। आप इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कोट कर लें कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद रखें कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, यानी उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब स्टूडेंट्स हमारा मकसद ये है कि हमने मोमेंटम और न्यूटन्स सेकंड लॉ के दरमियान में एक रिलेशन बनाना है। उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m is moving with
इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वी आई, व्हेन अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू वी एफ। स्टूडेंट्स, जब फोर्स लगेगी किसी बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और जो नई वेलोसिटी होगी या जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे हम बोल देंगे वी एफ। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी कैन बी रिटन एज, स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, यही होता है ना एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आ जाएं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। हम जानते हैं एज न्यूटन्स सेकंड लॉ इज गिवन एज F इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाएं तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? A इज इक्वल टू एफ ओवर एम। सिंपली जो m होगा वो f वाली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वेशंस एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि चूंकि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इसी को कहते हैं दो इक्वेशंस का कंपेयर करना। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो इसकी जो राइट हैंड साइड है f ओवर m वो इक्वल आ जाएगी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड के, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स, ये जो m है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। सिर्फ हमने ये किया है, ये m जो इधर डिवाइड हो रहा था इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये m इन दोनों वेलोसिटीज के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। क्या इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट्स? f इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है, तो ये भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ये भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन यहां पे कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम कहलाएगा फाइनल मोमेंटम। यहां पे कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी, तो ये कहलाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो हम इस इक्वेशन को एक और तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन क्या बन गई है? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस हो रहा है। जब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस हो रही हो तो वो कहलाता है चेंज। तो फाइनल मोमेंटम में से जब इनिशियल मोमेंटम माइनस होगा तो ये कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ना F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, ये भी न्यूटन्स लॉ है, और इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये न्यूटन्स लॉ की मोर जनरल फॉर्म है। हम लिख सकते हैं दिस इज द मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इसे मोर जनरल फॉर्म क्यों कहा जाता है? देखें, ये भी न्यूटन्स लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ उन जगहों पे अप्लाई होगी जहां पे मास कांस्टेंट होगा किसी बॉडी का। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ना न्यूटन्स सेकंड लॉ की, ये वहां पे भी एप्लीकेबल है जहां पे मास वेरी कर रहा हो,
जहां पे मास के अंदर चेंज आ रहा हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ये भी न्यूटन्स सेकंड लॉ है, ये भी न्यूटन्स सेकंड लॉ है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। तो आपने ये लिखना है इसके अंदर सारा। अब इस इक्वेशन का मतलब समझ लें। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो इक्वल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब यहां से आप फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का मतलब यह है कि जितनी तेजी से मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जितनी तेजी से मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा उतनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगी, और जितना स्लोली मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा उतनी कम फोर्स होगी। अब आपने याद रखना है कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्वल नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फोर्स के इक्वल। यानी जितनी स्पीड से मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितना स्लोली मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा उतनी कम फोर्स होगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक सारी बातों की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंपल्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।